नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शायद में अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज का शो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और शो के अगर आप शो में कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर जो है थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। लाइव शो है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप हमसे करना चाहते हैं। लाइव शो का एक बेनिफिट ये भी है कि आप हमें लाइव कॉल करके अपने जो भी सवाल है वो भी कर सकते हैं और अगर कोई आप शो को बेहतर करने के लिए अगर कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सैयद रोशन अली वारसी, सीईओ यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स डीएचए कराची, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बस गलत ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं, मौसम चेंज हुआ है तो अब जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ी सी रूटीन एकदम से चेंज करते हैं या वो 2 4 5 6 8 दिन तो वही चलती रहती है कि थोड़ा ठंडा पानी और उसी तरह की रूटीन, या चेंज कर देते हैं फौरन? नहीं, अब तो मौसम चेंज हो गया। अब तो ठंड हो गई, अब तो गीजर भी चल गए गीजर भी और चल। एसी भी बंद हो गए। हाँ, तो मौसम वैसे अच्छा हो गया माशाल्लाह। वैसे अच्छा है, एसी बंद हुए, लोगों के बिल कम आएंगे। बिल कम आएंगे, सही क्योंकि कह रही हैं। ये जो सर्दी का मौसम है ना, जब ये आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं। लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, एसी उसमें कि आपका बिल जो है वो थोड़ा कम आएगा। पर बात ये है कि अब जो के इलेक्ट्रिक वालों ने जो आफत उठाई हुई है ना, अब एसी ना भी चले तो भी बिल बहुत ज़बरदस्त आते हैं। ये वाला मसला है। अच्छा, थोड़ा सा हम पाकिस्तान के हालात पे बात कर लेते हैं कि हर तरफ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी सोशल मीडिया पे, जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिव तो कम होती है, नेगेटिव जी चीज़ें जी। बहुत ज़्यादा होती हैं जो अक्सर आम लोग जब सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस या ऐसी फेक न्यूज़ देखते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए न्यूज़ आ रही हैं, चीज़ें आ रही है कि पाकिस्तान इस टाइम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी देखें, कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान को। इंशाल्लाह। लोग जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए नेगेटिव कभी भी बात ना करें। देखें, पाकिस्तान हमारी पहचान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हम पाकिस्तान के लिए अगर गलत बात खुद ही करेंगे तो हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएंगे? तो आवाम का और हुक्मरानों का सबका एक काम है कि हम सब मिल के इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। तो मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो खुदारा बिल्कुल भी नेगेटिव बातें ना करें। वो नेगेटिव बातें करके खुद अपने आप को, अपने घर वालों को आप डिप्रेशन में डालते हैं। तो आपको खुद एहतियात करनी चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें, बल्कि पॉजिटिव बातें फैलाएं। और जो लोग इस मुल्क के लिए ऐसी बातें करते हैं कि इस मुल्क को कुछ होगा, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क हमेशा ता क़यामत रहने के लिए बना है, ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। इंशाल्लाह, बिल्कुल और ज़रूर। इसमें किस तरीके से बेहतरी आ सकती है, ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो ये बारियां लेते हैं, जो 5 5 साल की, 3 3 4 4 साल की जो बारियां लेते हैं, तो मैंने देखा है कि हर दौर में जब भी हुकूमत किसी की ख़त्म होती है, जब हुकूमत चली जाती है, तो उसके बाद हम ज़्यादा कर्जदार हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती है हमारी। जब हमारे दौरे हुकूमत ख़त्म होता है तो उसके बाद महंगाई क्यों आती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है या फिर कोई मिस मैनेजमेंट है, जिसके बाद जो है ना हम हर दौर के बाद जो है ना एक महंगे दौर में चले जाते हैं। तो उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। और अब तो देखें, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क का नाम पूरी दुनिया में ऊपर जाए और ये एक अच्छी पहचान बने। और अभी भी अच्छी पहचान है, मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कोई ना कोई लीकेज है या कोई मिस मैनेजमेंट है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से ये अदम इस्तेकाम है। और जो हमारे जो माशाल्लाह जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम अज़ कम इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, इस वक्त उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी सियासी जमातें जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो कोई दोस्ती का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि वो कोई नाराज़गी है इन लोगों में। तो नाराज़गी हो जाती है लोगों में, ज़ाहिर है ये अपने ही लोग हैं, नाराज़ हैं, इनको मनाने के लिए कौन आएगा? अगर इनको आपस में छोड़ देंगे तो ये लड़ाई बढ़ती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर ख़त्म करनी है तो मैं समझता हूँ जो कौमी सलामती के जो हमारे इदारे हैं, उनका काम ही यही है कि हमारी कौमी सलामती
के लिए इन लोगों के साथ बैठें, इनको बिठाएं, इनकी दोस्ती करवाएं, उसके बाद इस मुल्क का सोचें कि इस मुल्क को हमने कहाँ लेके जाना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल में मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम तो मुमकिन ही नहीं है। अब लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर मसाइल हैं। अभी इस वक्त मसाइल ये कि हमारे पास फंड नहीं है, मुल्क को चलाने के लिए फंड नहीं है। तो फंड जनरेट करने के क्या तरीके हैं हमारे पास? सबसे पहले हमको उस तरफ तवज्जो देनी होगी कि चले अब मुल्क के अंदर बहरानी कैफियत है, अब बहरानी कैफियत से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं, वो तरीक़ों के फार्मूले किसके पास हैं? जो हमारे बड़े बड़े मईशत दान हैं, जो इसकी तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने क्या फार्मूला बनाया हुआ है? हम तो हर वक्त यही सुनते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये मतलब नेगेटिव बातें क्यों सुनते हैं? मैं समझता हूँ जो हुक्मरान जिनको वोट देके पार्लियामेंट में भेजा है, वो आए, स्पीच करें, लोगों को मुतमईन करें, लोगों को बताएं कुछ नहीं होने वाला, ये मुल्क सही हो जाएगा। अब मायूसी की बातें अगर हुक्मरान आके बैठ के करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम दिवालिये की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे हुक्मरान कह रहे हैं, तो हुक्मरानों को तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो ओपनली आप जो है ना हमारी आवाम को मतलब आप डरा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? हुक्मरानों से लोगों को उम्मीद ये होती है कि जो हुक्मरान जो हैं ये आके हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी का काम करेंगे। अगर हुक्मरान नेगेटिव बातें करेंगे तो आवाम में तो मायूसी फैलेगी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों थोड़ा सा हुक्मरानों को चाहिए कि आके लोगों को मुतमईन करें, और ख़ास तौर पे जो हालात चल रहे हैं इन हालात में टीवी पे आए और अच्छी बातें करें। लाख अंदर के हालात कुछ भी हैं, मगर ये अंदर के हालात सिर्फ हुक्मरानों को पता होना चाहिए। आवाम ने इनको मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेज दिया, अब मुल्की हालात जो भी है वो सिर्फ हमारे हुक्मरानों को पता होना चाहिए, आवाम तक नहीं आनी चाहिए बात। अगर आवाम में अगर आ जाएगी तो आवाम से बात फैलेगी, आवाम में मायूसी फैलेगी। जब मायूसी फैलेगी तो आवाम कोई उल्टे सीधे कदम उठाएगी, कोई किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई पैसा कैश निकाल के घर में रख रहा है, कोई बाहर भेज रहा है, तो मतलब पैनिक फैल जाती है ना। अच्छा, ये कौन सी चीज़ होती है बैंकों से आप अपने पैसे निकाल लें? ये भी बड़ी एक कोई बड़ी कोई अजीब सी, मैंने कल देखा। वही बात है ना, सोशल मीडिया। आज मैं बात करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आप ना जाया करें कि सोशल मीडिया पे जो आप न्यूज़ देखें वो बिल्कुल ठीक है और वो सही है, वही चीज़ें आपने करनी है, ऐसा ना किया करें। अब लोग ना सोशल मीडिया पे ये भी कि बैंक से अपने पैसे निकाले, ये क्या चीज़ है? मतलब ये क्या वजह मैंने है? कहा ना कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, किन के जी। दिमाग चल रहे हैं कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं? देखें, ये मैंने कहा ना कौमी सलामती के इदारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये काम है, वो गहरी नज़र रख के बैठे हुए हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसे निकाल लेंगे मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इस तरफ इंशाल्लाह नहीं जाएगा, क्योंकि उनका भी ये काम है कौमी सलामती के इदारों का कि वो इसकी हिफाजत कर रहे हैं, और वो हिफाजत कर रहे हैं। वो अपनी जान से, अपनी माल से, हर तरीके से वो दरेग नहीं करते, अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते, तो वो माशाल्लाह अपना फ़र्ज अंजाम कर दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको इस वक्त फौरी तौर पर जो है ना इनको साथ बिठाना चाहिए। जो नाराज़ अरकान हैं, जो हुक्मरानों के, जो अपोजिशन वाले जो हैं, इनको बिठाएं। अब तो हुकूमत वाले कह रहे हैं कि अगर हमसे हुकूमत नहीं चल रही, अगर हम मईशत को ठीक नहीं कर सकते तो आने वाले कैसे सही करेंगे? तो ये कोई जवाब थोड़ी है। आप तो आके ये बताएं, सोल्यूशन बताएं कि हम इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब लोगों को आपने बिल्कुल ये कह दिया, सरेंडर कर दिया कि हम तो इसको सही कर ही नहीं सकते। जब हम नहीं कर सकते तो आने वाला भी नहीं कर सकता, तो ये क्या पैगाम है? मतलब मैंने कल टीवी पे सुनी ये बात, और एक बहुत बड़े वफाकी वजीर हैं, उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी। तो मेरा ख्याल में उस तरफ इनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क को माशाल्लाह इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मतलब हम जैसे लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कि अगर उस पर अमल करें तो हमारा मुल्क कर्जे से भी आज़ाद हो जाएगा और मुल्क तरक्की की तरफ भी आएगा। मगर हम सिर्फ आपको मशवरा दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये करना जो है ना हुक्मरानों का काम है, और हुक्मरान अगर नहीं करते तो उनसे करवाने का काम किसका? काम कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो इनसे ही काम करवाएं। फिर हम लोग अगर बारी लेते हैं, आके हुकूमत करते हैं, हुकूमत जब करते हैं तो उसके बाद जो वजीरों को जो ठेके मिल जाते हैं उसके ये जो तरक्याती कामों के, अच्छा इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है। मुल्क बहरान का शिकार है मगर तरक्याती काम चल रहे हैं। तो तरक्याती काम में ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि जो तरक्की बहुत ज़रूरी है? भाई पहले मुल्क ज़रूरत है या ये मुल्क में तरक्की ज़रूरी है? मुल्क को सबसे पहले जो तरक्की है ना मेरी नज़र में, वो मुल्क में जो कर्जा चढ़ा हुआ है ये उतारे। ये
अगर जब तक कर्जा नहीं उतारेंगे आप कैसे क्या तरक्की करेंगे? आपकी सबसे बड़ी तो खराबी ये है कि आपने कर्जा लिया हुआ है। अब कर्जदार कभी खुशहाल हो सकता है? सबसे पहले कर्जा उतारें, और कर्जा उतारने का फार्मूला किसी ने नहीं बताया। सब आके बताते हैं हम ये कर देंगे, डैम बना देंगे, हम जो अंडरपास बना देंगे, तरक्की करेंगे। भाई तरक्की बात की बात है, पहले कर्जा उतारो। सही बात है। कर्जे की कोई बात ही नहीं करता कि भाई हम आने के बाद सबसे पहले मुल्क का कर्जा उतारेंगे। आप मुझे बताएं कि कोई बात करता है मुल्क के कर्जे की? मुल्क की कर्जा अगर उतर गया तो हमारी समझ लें तरक्की का सफर उसके बाद शुरू होगा। और फिर इस्लामी नजरिए पे हमारा मुल्क बना हुआ है, सूद पे हमारी पूरी मईशत खड़ी हुई है, हर जगह हमारा सूद इस्तेमाल हो रहा है। तो सूद तो खत्म होगा, जब हमारा कर्जा खत्म होगा तो सूद भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इस्लामी नजरिए के मुताबिक जो है कानून बना लें, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये बार बार बोलने का मतलब ये है कि देखने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी दिन तो हमारे हुक्मरानों को इसका असर होगा। अगर वो इस पे असर लेंगे तो यकीन माने हमारे आपकी जो जो नई जनरेशन, जो हमारी जो नस्ल है यहाँ पर, उनको यहाँ रहना इंशाअल्लाह ताला, तो वो आके इस पे परवान चढ़ेंगे। वो ये चीज़ें ना देखें जो ये पैनिक देख रहे हैं, पे हमारे बच्चों को क्या पैगाम जा रहा है, या हमारे हुक्मरानों को बच्चों को क्या पैगाम जा रहा है। क्या इसका हल ये कि मुल्क छोड़ के चले जाओ? मुल्क छोड़ के जाने का ये कोई हल नहीं है। अच्छा कितने लोग चले जाएंगे? क्या 22-24 करोड़ सब चले जाएंगे? नहीं जा सकते। जिन्होंने रहना है उनका भी सोचें, जो गरीब लोग हैं। सही बात है, सही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो है शो आपको पता है कि अभी इंशाल्लाह मैं 11 बजे तक आपके साथ रहूँगी, पर ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक से वापस आऊँगी, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। थोड़ी सी ये बात इसलिए आज मुल्की हालात पे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं जो सोशल मीडिया पे होती है, और देखने वालों को भी ये कहना चाहूँगी, आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा सोशल मीडिया पे ये नेगेटिव जो चीज़ें आप कर रहे हैं इसको ना करें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को सच्चा समझ के बहुत ज़्यादा परेशानी की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। मिसगाइड ना करें आप। फिर आप ये देखिए कि सोशल मीडिया सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं, सब जगह देखा जाता है। आप अपने मुल्क के लिए ऐसी कोई चीज़ ना करें कि जो दुनिया देखे। प्लीज़ खुदारा इस चीज़ पे आप समझें कि पाकिस्तान सिर्फ एक हमारा नहीं है, हम सबका है, सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है। तो आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना करें। क्यों मतलब सोशल मीडिया कोई एक हमारा तो नहीं है ना कि पूरी पाकिस्तान दुनिया में में सिर्फ देखा जाए मतलब हम कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलेंगे भी या कुछ भी करेंगे तो चलो ठीक है, हम लोग हैं, आपस में हैं तो चलेगा। अब वो तो पूरी दुनिया में देखी जा रही है ना चीज़ें, जी हम जी क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो अंदर की एक लड़ाई जो आपको पता है एक लंबे टाइम से चल रही है, अब आप नहीं समझते कि जो सियासतदान जो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि हमारे बड़ा नरम गोशा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत है, आप नहीं समझते कि इस टाइम वो आपस की लड़ाई भूल के एक जगह बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो मुश्किल वक्त से निकले। अगर आप पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत दिल में रखते हैं, ना कि अगर अभी भी आप सड़कों पे निकल के या अल्फाजों के तीर एक दूसरे पे चलाएं, जो कि फिर आवाम को भी समझना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में अगर कोई ये चीज़ें कर रहा है तो उसका मकसद है कि वो ना आपका ना वो पाकिस्तान का। क्या कहेंगे इस पे? लेकिन जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये लड़ाई इनको खुद ख़त्म करनी होगी। यही बात मैं ये कह रही हूँ कि खुद खत्म बिल्कुल करें मुश्किल वक्त में। ये जब कोई अपने और घर पे भी आके आपकी मुश्किल लड़ाई वक्त आता ख़त्म है नहीं तो सब करवाएगा, एक होते बल्कि हैं। लोग तो मज़े लेंगे आपकी लड़ाई से। लोग इसके ऊपर तबसरे करेंगे। आपको खुद अपनी लड़ाई ख़त्म करनी है। और लड़ाई है किस चीज़ की? सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। इक़्तिदार की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई का मकसद ये है कि इक़्तिदार से लोगों को क्या फ़ायदा है। एक लोग अगर इलेक्शन में किसी को वोट देते हैं और उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं तो अपनी बेहतरी के लिए भेजते हैं। तो बेहतरी तो मुझे आज तक नजर नहीं आई, क्योंकि हर दौर जिसका खत्म होता है तो इंसान ज्यादा ही कर्जदार हुआ होता है। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी अब आप काम करें, सबसे पहले तो ये सोचें कि अपने मुल्क के कर्जे को उतारना है।
देखें ये टारगेट होना चाहिए हमारा, हमारा टारगेट है ही नहीं। हमारा टारगेट ये है कि हमने ब्रिज बनाने, हमने रोड बनाने, हमने तरक्की करनी है। तरक्की तो भाई तरक्की ये कि आपका कर्जा अगर उतर गया तो आपने तरक्की कर ली, ये पहली सीढ़ी है। आप तरक्की का अगर सोच रहे हैं तो ये जो यहाँ पे जो तरक्याती काम करके आप तरक्की नहीं कर सकते। आप सबसे पहले तो मुल्क का कर्जा उतारे, मुल्क की कर्जा। और मैं कहता हूँ लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जब आप किसी अपने कैंडिडेट को वोट दें तो उनसे कहें कि हमारे मुल्क की कर्जे को कैसे आप उतारेंगे, उनसे सवाल करें आप। मैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं कह रहा हूँ कि हम सवाल कर रहे हैं, मैं भी एक आवाम हूँ ना, मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई हमारे मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा, कौन उतारेगा, ये कि हमारा मसला है ना। तो मैं बात तो कर सकता हूँ ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मुल्की कर्जा कौन उतारेगा और कैसे उतारेगा। नहीं समझ में आ रहा तो भाई हमसे मशवरा कर लो, हम आपको बता देंगे कैसे। नीयतें सही कर लो, उसके बाद काम ईमानदारी से करो। और फिर आप तो अल्लाह को गवाह बना के आप काम करते हो, कुरान उठा के काम करते हो, तो उसका ही पास रख लो, तो ये सब चीज़ें सही होंगी। और जो आपके जहन में है कि भाई पैसे भी कमाने, तो पैसे जायज़ तरीके से इतने कमाओगे उसमें बरकत होगी, आपको ज़हनी सुकून भी होगा। मगर आप नीयतें सही कर लें, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप सोचें, पॉजिटिव सोचें, मुल्क के लिए सही हो जाएगा। आप रेमिटेंस हमारा पाकिस्तान में जो आता है, अब वो तकरीबन 32 से 35 बिलियन डॉलर आता है। अब 32 से 35 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अमाउंट है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना, उसमें उसके पूरे साल के खर्चे चलते हैं। अच्छा। हम उससे खुशहाल तो नहीं हो सकते मगर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। उसमें से आप समझ लें कि 22 अरब डॉलर तो हम सिर्फ जो है ना, उससे हम बाहर से तेल खरीद लेते हैं। अब ये जो 32 अरब डॉलर जो हमारे पास आते हैं पाकिस्तान में, वो जो भेजते हैं तो उनको पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो पैसे भेजेंगे। अब वो पाकिस्तान में देखें कि हमेशा इंटर बैंक का जो रेट होता है वो तकरीबन 2-3 रुपए का फर्क होता है। अब 30-40 रुपए का फर्क हो गया। अब बैंक में पैसा नहीं आएगा, वो रेमिटेंस नहीं आएगी, आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? मतलब ये मईशत की बात हो रही है, तो मईशत को चलाने के लिए आप देखें आपके यहाँ गलती कहाँ हो रही है। सबसे पहले तो आप उसका कॉन्फिडेंस बहाल करें जो आपको पैसे भेज रहा है बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? मैं समझता हूँ कि वो अगर रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट के लिए पाकिस्तान में कानून बन गया रीरा का, तो रीरा का कानून बन गया, वो पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं नाफिज हो रहा? और अगर नाफिज हो जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। देखिए कानून होते हैं तो कानून पे अब उस पे अमल भी करना होता है। तो अब कानून बन गया सिर्फ इस्लामाबाद तक। अब कानून वो सिर्फ रीरा इस्लामाबाद में इस्तेमाल हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ये एक सवालिया निशान है। इसको पाकिस्तान में सबसे पहले तो आप लागू करें, पूरे पाकिस्तान में, पूरे शहरों में, पूरे सूबों में। फिर उसके बाद देखें फिर लोगों का कॉन्फिडेंस, कानून के तहत काम होगा तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसे उसमें भेजेगा, उससे पाकिस्तान की खुशहाली है। फिर उससे आपका पूरा मुल्क चलता है। ये तो एक तरीका हो गया जहाँ से पैसे आते हैं हमारे। दूसरा आपका एग्रीकल्चर है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब देखें वहाँ पर जो मसला क्या आ रहा है कि उनके पास पानी नहीं है ट्यूबवेल से कि जिस तरीके से वो फसलों को पानी दे सके। अब पानी देने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिक आपके पास है नहीं। आपके पास इतना बेहतरीन जरिया है कि सोलर के जरिए बिजली पैदा करें और सोलर जनरेटर इनको दे दें किसानों को, वहां से वो ट्यूबवेल चलाएंगे, पानी आएगा, उसके बाद किसानों को पानी मिल जाएगा तो उनकी फसलें बहुत हरी भरी हो जाएंगी, वहां से आपको अच्छे खासी ज़राअत पैदा होगी, वहां से आप एक्सपोर्ट करें, वहां से आपके पास पैसा आएगा। ये दो जगह से आपके पास पैसे आ गए। आपकी जो इंडस्ट्री बंद हो गई है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या ये गारमेंट इंडस्ट्री हो, ये सब बंद पड़ी हुई है, छोटी बड़ी स्मॉल बड़ी इंडस्ट्री जो भी बंद हो गई है, इनको चलाएं सबसे पहले फौरी तौर पे। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वहां से फिर जो भी आपकी चीजें प्रोडक्ट बनेगी उसको आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से आपको डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। तो आपके पास तो बहुत से तरीके हैं पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए, मगर ये खड़े करने का काम किसका? मेरा और आपका नहीं है। जिनको हम हुकूमत में वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो अपनी लड़ाई खत्म करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें, हमारे बच्चों का सोचें। तो ये 22 करोड़ अवाम में 22 लोग नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इनका कौन सोचेगा? यही पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए इन्हीं का काम है सोचने का। अच्छा, ये समझ नहीं आता, ये एकदम से मतलब एकदम से एक हवा चली है ना कि पाकिस्तान जो है इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वरना अगर आप कोई
कुछ महीने पहले की बात देखें तो वो बड़ी आप देखते थे, तकरीरें होती थी जिसमें पाकिस्तान बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा था, बड़ी तरक्की के काम हो रहे थे, बड़े अच्छे फैसले हो रहे थे। तो एकदम कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया? मतलब कुछ महीनों में तो नहीं हो सकता ना कि कुछ ना कुछ अंदर कुछ चीजें चल रही थी। आप क्या समझते हैं बेहतर कि मैं जो कह रही हूँ वो उसमें कुछ आपको सच्चाई, हकीकत या कुछ बेहतरी नजर आ रही है कि मैं सही कह रही हूँ कि एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता जब सारी चीजें बड़ी अच्छी एक टाइम से कुछ 2 3 4 साल से चल रही थी और वो एकदम से कुछ 2 4 5 महीने में कैसे एकदम से इतनी खराब हो गई कि पाकिस्तान जो है वो इतने मुश्किल हालात में आ गया। देखिए वो जो उस दौर में जो चीजें चल रही थी ना, तो वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। हम्म। चल वो जी। भी बहुत अच्छी नहीं रही थी, हम्म। क्योंकि उसमें भी यही मसला था कि भाई एक बहुत ईमानदार इंसान है, जो लीडर है बहुत ईमानदार है। भाई लीडर का ईमानदार होना जरूरी नहीं है। पूरी टीम का अगर लीडर ईमानदार है तो लीडर के अंडर में जितनी टीम है वो भी ईमानदार होनी चाहिए। होनी चाहिए। और अगर वो टीम ईमानदार नहीं है तो उसको ईमानदार बनाना किसका काम है? लीडर का काम है। हम्म। अगर नहीं समझ में आता तो भाई आप उसे काबीना से निकालें, उनको निकालें ना, मतलब उनको पकड़े। मतलब आप सोचते हैं कि इसने मुझे वोट दिया, मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मुझे जितवाया, इसकी एक सीट चली जाएगी तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, इस चक्कर के अंदर तो हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आज़ाद होकर बेशक आपकी हुकूमत चली जाए, जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े, उनको निकालें अपनी पार्टी में से। तो पहले जो आप बात कर रही हैं कि पहले जो मुल्क चल रहा था, तरक्की की तरफ जा रहा था, मतलब हम ऐसी तकरीरें ही सुन रहे थे ना। देखें हमें फैक्ट नहीं पता। फैक्ट मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए कि 8 महीने पहले इस वक्त आपको याद है कि लोग कितने नाराज थे पीटीआई की हुकूमत से, कितने नाराज थे कि अगर ये रिजीम चेंज नहीं होता, वो हुकूमत रहती, तो शायद आज जितनी नाराजगी अभी जो मौजूदा हुकूमत से है ना, उससे कई ज्यादा नाराजगी अभी वो पीटीआई से होती। जी जी। और वो पीटीआई वालों ने खुद एक्सेप्ट की उस बात को कि वाकई हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी कि जो हम नहीं कर सके। भाई ये कहने से आपका मसला हल नहीं होगा। आप देखें लोगों ने सरमाएकारी की हुई है पाकिस्तान के अंदर। आपकी जरा सी गलती की वजह से सरमाएकारी का, जिन्होंने सरमाया लगाया हुआ है, उनका सरमाया ज़ाया हो जाता है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? आपकी तो सिर्फ 2 मिनट की बात हो गई कि नहीं कोविड आ गया था, हमारे साथ ये मसले थे, अब हम जो आके बेहतर काम करेंगे। मगर वो उस दौर जो आपको मौका मिला, उस दौर के लिए जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई थी, जो सरमाएकारी की थी, उनका तो एक मरतबा जो पूरी जिंदगी का जो उनका सरमाया था वो तो ज़ाया हो गया ना, किसी भी वजह से हुआ। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर आप उम्मीद करते हैं आएंगे, आने के बाद फिर हम करेंगे, ठीक है आप आ जाएं। मगर मैं कहता हूं कि आपके पास लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है? सिर्फ तकरीरों की हद तक है, जब तक इलेक्शन नहीं होती, जब तक आके तकरीरें करते हैं हम आएंगे तो ये करेंगे, और करते कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताते कौन सा तरक्याती ऐसा काम किया? बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं है ना कि अब आप आके पहले सीखें इस मुल्क में, आप अपनी बारी लेके सीखें, और सीखने में तो गलतियां भी होती हैं, फिर उसके बाद आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखें। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुल्क इस तरह से नहीं चलते कि आपने आके सीखना है पहले और फिर कोई गलतियां हो तो वो पहली दफा हमसे गलती होगी, ऐसा नहीं होता। आप फिर बहुत बड़ी गलती करके भी कह सकते हैं गलती होगी। नहीं, मैं तो उसका एक निचोड़ आपको ये बताता हूँ कि चलें ठीक है आप आ गए, आपने गलती की, मगर मुझे एंड ये बताएं कि कौन सी हुकूमत आज तक आई, आने के बाद अपने दौरे हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो मुल्क में तरक्की करके गई? आप उठा लें हिस्ट्री, उसके बाद जो हुकूमत हमारे पे हुकूमत करके गई है, जाने के बाद वो हमको मजीद कर्जदार करके गई है। इसकी गारंटी कौन देगा कि अब जो हुकूमत आएगी वो हमारे को कर्जे से आज़ाद कराएगी? ये मेरा अपना सवाल है। मैं समझता हूँ मेरी सारी आवाम जो पाकिस्तान की, उनका भी ये सवाल होना चाहिए कि हुक्मरान अगर जाके वो 15-15 20-20 गाड़ियों के टोले में निकलते हैं, तो ये तो सारी हमारे पैसों पे ये लोग चल फिर रहे हैं ना इस तरीके से। इनको जो भी प्रोटोकॉल मिला हुआ हमारे पैसों से मिला हुआ है, तो हमें रिलीफ काम मिल रहा है। इवन कि जो कारोबारी लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी बंद कर दिया। तो हमने इसलिए वोट थोड़ी दिए हैं कि आप जाके कारोबार बंद कर दें। शरह सूद आपने बढ़ा दिया। एक तो सूद तो होना नहीं चाहिए, सूद है भी, तो वो 15-16% हो गया, अब तो सुन रहे 18% पे बात हो रही है। अब शरह सूद अगर बढ़ा देंगे तो इसका मतलब आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं चलाना चाहते। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जब इंडस्ट्री चलती है तो वहाँ शरह सूद बहुत कम होता है, 1% होता है, मैक्सिमम 2% होता है, तो ही वो आपकी इंडस्ट्री चलती है ना। सही तो बात है। यहाँ पर तो आपने अगर किसी को समझ लिया शरह सूद बढ़ा कर आपने कर दिया, तो लोग तो इंडस्ट्री बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फिर बेरोजगारी होगी, फिर उसके बाद यही होगा कि क्राइम बढ़ेंगे। तो ये किसका काम है? सही। अच्छा आप बताएं, जब बेरोजगारी होगी तो क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है, नहीं होगा एक कंट्रोल। सवाल है, मैं ये बड़ा सीरियस सवाल है, और मैं समझता हूँ कि इस सीरियस सवाल को संजीदगी से लेना चाहिए।
और हमारे जो मुख्तदर हलके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, वो लोग उनको खामोखा सियासत में घसीटते हैं। वो सियासी लोग नहीं है। आपको अगर उनकी कुर्बानी देखनी है तो जाके देख लें पूरा उनका पुराना रिकॉर्ड। जितनी जानों का नजराना इन्होंने पेश किया है, इनको सियासत करने की क्या जरूरत है? अगर इनको सियासत करनी होती तो वो फौज में क्यों जाते? मगर वो लोग फिर भी उनको जो ना खामोखा घसीटते हैं, उनके ये सियासत में आते हैं। उनका सियासत से कोई ताल्लुक थोड़ी है। उनकी मजबूरी होती है कि जब इनसे चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं या हमारे हुक्मरान इन चीज़ों को फेल हो जाते हैं काम करने में, तो मजबूरन उनको आना पड़ता मतलब है। मुश्किल वक्त से मुल्क में कोई भी तो उनका किसी काम भी क्या है किस्म का कोई भी वो कि हो तो कौमी वो बिल्कुल सलामती के इदारों का मतलब क्या एग्जैक्टली है कि अगर कौमी सलामती पे कोई आंच आती है तो बिल्कुल कौमी बिल्कुल सलामती के इदारों का काम ये है कि उस वक्त वो आए और आके अपना किरदार अदा करें, और वो करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मगर फिर उनको फिर पोलिटिसाइज किया जाता है। वो तो आपको पता है फिर होती रहती चीज़ें, पर पाकिस्तान की आवाम और हम सबकी मोहब्बत उनके साथ है, उनके लिए रिस्पेक्ट है और रहेगी इंशाल्लाह जब तक हम हैं। अच्छा, अब ये तो आपने जो बातें की है वाकई, अब आज अगर हमें कोई सुन रहा हो तो खुदारा ये जो आपकी आपस की हम लोगों की लड़ाई हो चुकी है ना, कि मैं इस पार्टी से, आप इस पार्टी से, आप काम सही कर रहे हो, आप काम सही नहीं कर रहे हो, ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही, आपस की लड़ाई ख़त्म करें। इस टाइम हम मुश्किल दौर में हमें लड़ाया जा रहा है, अपने मफाद के लिए लड़ाया जा रहा है, इसको समझें, अपने मुल्क को देखें, ये आपस की जंग बंद करें। क्योंकि अभी भी आपको अक्ल अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम मुल्क किस हालात में है, और अभी भी जो है वो एक जो जंग है वो जारी है इन लोगों की आपस की, हालांकि नहीं होनी चाहिए। जब मुश्किल वक्त आए आप सब एक हो जाए, अगर आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचते हैं तो खुदारा ये लोग ये चीज़ आज आप लोग समझ जाएं कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ये एक झूठ है, जिससे अब आपको अकल आनी चाहिए। अब अपने मुल्क के लिए सिर्फ सोचें, इन लोगों के लिए ना सोचें, इनकी बातों में आके आप कुछ ना करें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बातें हैं ना। वो मैं जब जाती हूँ कभी भी किसी इलाके में तो कहते हैं कि किसी भी पार्टी का बंदा आता है तो सिर्फ वादा करता है, और हमें पता होता है सिर्फ वादा करके जा रहा है, पूरा नहीं होगा। मतलब आप बड़े से बड़ा सियासतदान उठा के देख ले, छोटे से छोटा एमएनए एमपी है, कोई भी छोटी सी पोस्ट वाला भी बंदा है, वो वादे, मतलब ये एक झूठ तो शामिल है कि आप अगर आ गए हो फिर आपने झूठ बोलना है, फिर आपने झूठे वादे, झूठी कस्में, और उसके बाद आप जीते और आप साइड पे हो गए। उसके बाद आपको कौन जानता है आपसे मिलना, क्योंकि इन लोगों से मिलना भी तो आसान नहीं होता ना, आप मिल नहीं सकते हो। वादे करने के लिए तो वो वादे करके चले जाते, पर आप उनसे मिल नहीं सकते हो। तो अवाम का ये कहना है कि झूठे वादे हैं इन लोगों के, काम कभी भी नहीं होता। ऐसा ही है। तो उसका तो मैंने आपको निचोड़ बता दिया कि जब आप ये जाते हैं तो कर्जदार करके जाते हैं हमको ज्यादा, तो उसके अंदर तो सारे जवाब आ गए आपके। जब कर्जदार कर दिए तो इसका मतलब ये है कि वो मिल के आपको क्या जवाब देंगे। अच्छा, जब आपसे किसी की मुलाकात होती है तो उन्होंने ये बताना कि नहीं ये सही हो जाएगा, और वो मंसूबे रह ही जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मंसूबा हमारा जो है ना, ये तो जो फेवरेट टॉपिक जो हमारा होना चाहिए ना, वो मुल्क का जो कर्जा है ना उसको खत्म करना उसको है। ये खत्म हमारा टॉपिक होना चाहिए। हमारा बिल्कुल ये टॉपिक है ही नहीं। आप बल्कि आप तो लोगों को मुतमईन करें। आवाम ये चाहती है कि यार हम कर्जदार हैं, तो हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो हमारी पहचान ये कि गरीब मुल्क है, कर्जदार मुल्क है। हम अल्लाह ताला ने हमको इतनी बड़ी सलाहियत से नवाजा हुआ है कि हम एक एटमी ताकत है हमारी, बिल्कुल और यकीन माने लोग हमें बड़े पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। मगर जब उनको पता चलता है कि इनके पाकिस्तान की करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है, इतने गरीब लोग हैं, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो हमको बिल्कुल कोने वाली लाइन में खड़ा करते हैं कि जाओ वहाँ आपकी लाइन है। तो क्या हमारा ये म्यार है? हम लोग क्या इस मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं? हमारे हुक्मरानों की सजा क्या हमारी आवाम को मिलेगी? तो इसको तो मेरे ख्याल में संजीदगी से सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं तो अपील करूंगा, हमारे जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनको चाहिए कि वो हमारे हुक्मरानों को कहें कि भाई वो उनसे हलफ लें कि आप बताएं कि हमारा मुल्क का कर्जा कैसे उतारेंगे। ये हमारा सवाल है। देखें, वो हमारा सवाल ये नहीं कि ये आके तरक्की तरक्की किस चीज़ की तरक्की, कर्जा उतर नहीं रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा, हम तरक्की कर रहे हैं। किस किस्म की तरक्की कर रहे हैं? हम जो है ना ये अंडरपास बना रहे हैं, हमारी मतलब जरूरत अभी है। मैं अपना घर बनाने के लिए अगर कर्जा लूं और उसके बाद बोले मैंने बहुत अच्छा एक बंगला बना लिया, तो बना तो कर्जे से है ना। नहीं, वो आपका है ही नहीं ना। मेरा है वो ही है ही नहीं नहीं। ना, बात तो ये है ना। तो आप बताएं ये वैलिड सवाल है कि नहीं है? ये मेरे नज़र में सबसे वैलिड और हॉट टॉपिक आज हमारा जो है ना वो ये होना चाहिए कि हमारे मुल्क की कर्जे की बात कोई नहीं करता। और मैं शायद आपके चैनल पे आके ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये बातें लोग सुने और इसको आगे फैलाएं और इस पे अमल करें। क्योंकि हमारा जो हमारी बेसिक सीढ़ी जो है ना वो हमारा कर्जा है। देखिए उसमें दो चीज़ें हैं कि कर्जा जो है वो भी सूदी कर्जा है, कर्ज हंसना नहीं है।
सूद ही कर्जा है, तो हमारी जो बुनियादें हैं ना वो सूद पे खड़ी हुई हैं। सूद पे काम करने वाला आदमी मुझे बता दें आज तक कोई पनपा हो। सूद का अंजाम वही होता है जो हो रहा है हमारे यहाँ। तो सूद से जान कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा मुझे बताएं। भाई आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, ये माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की है। तो इनका काम क्या है, इनमें ये सब नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, ये रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, तो क्या इनको ये नहीं पता कि सूद हराम है। तो ये जब सूद हराम है तो भाई सबसे पहले हुक्मरानों को आते ही बोलना चाहिए कि हम पहले तो सूद का खात्मा करेंगे, और सूद का खात्मा, ये कर्जे ही खत्म कर दो तो सूद का खात्मा वैसे ही हो जाएगा। ये सारा मसला चला ही वहीं से, जो हमने बैरूनी कर्जे जो ले लिए, जिसकी वजह से फिर इस्लाम जो हमारे बैंकिंग में जो सूद का निज़ाम शुरू हो गया है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा, यकीन माने पाकिस्तान में आप अपना कानूनी वो अपना इस्लामी निज़ाम भी नाफिज कर सकते हैं। अगर हम मुसलमान वाकई हैं और हम मुसलमान बनना चाहते हैं और मुसलमान रहना चाहते हैं, तो हमें तो अपनी इस्लाहत करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी सतह पे जाके करने की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये सलाहियत हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके पास बहुत है। जिस दिन उनका दिमाग घूम गया, जिस दिन उन्होंने ठान ली कि ये काम करना है, यकीन माने ये करके छोड़ेंगे ये काम। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताएं कि अब जो सिचुएशन है, जो मुल्की हालात हैं, अब आवाम किस तरफ सोच रही है, आवाम का क्या इस टाइम राय है? आप भी लोगों में उठते बैठते हैं, लोगों का क्या कहना है, अब लोगों की क्या सोच है, वो क्या सोच रहे हैं? या तो लोगों ने कारोबार में पैसा लगाना रोक दिया है, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या वो एक नेगेटिव सोच भी आ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो लोगों के जहनों में क्या है कि अब और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या काम उस तरह नहीं रहा, बिजनेस में भी फ़र्क पड़ा, किन किन चीज़ों पे इन हालातों की वजह से अब फ़र्क पड़ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी पड़ सकता है? देखें, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक जो है ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। जी। अब हम भी एक ताजिर हैं, तो हमारी भी एक कारोबारी एक हैसियत है। तो हमारे मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं जी। उनसे हमारी बात होती है। अब हम उनको कह नहीं सकते क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान चलता है, रेमिटेंस आती है। अब उनको क्या कहें कि आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो हमें क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में पैसा बैंकिंग के थ्रू भेजेंगे तो हमें तो 223 रुपये का या 224 रुपये का जाएगा, और बाहर से हमको 240-50 रुपये मिलते हैं, तो हम क्यों भेजें। तो मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान के लिए भेजें। बोले पाकिस्तान में और क्या होता है, इतना अच्छा काम हो रहा है जो हम ये काम करें। अब इनका जवाब मेरे पास नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कौमी सलामती के इदारों को चाहिए कि वो इनके लिए कोई कदम उठाएं कि जो रेमिटेंस भेजते हैं $32 बिलियन, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, जिससे हमारा मुल्क चलता है, उसी से चलता है ना। हम कर्जा $1-2 बिलियन लेते हैं तो उसके ऊपर हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ये तो $32 बिलियन तो आपके पास गिफ्ट में आ रहा है। आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको ऐसा रास्ता बताएं कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, बल्कि उनको ऐसे रास्ते दें कि आपकी पैसों की सेफ्टी है। कानून बना दें कि जिस शोबे में वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका इतना मजबूत कानून होना चाहिए, और उस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि सामने वाला पैसा इन्वेस्ट करते हुए डरे ना, कि उसका पैसे का एक तो सेफ्टी हो, फिर वो पैसा उसका डिवेल्यू ना हो। तो क्यों नहीं करेंगे पैसा इन्वेस्ट, बिल्कुल करेंगे। और आप, मैं कहता हूँ फौरी तौर पे आपको जो है ना ये सोलर एनर्जी जो है ना उसके जरिए बिजली पैदा करने की जरूरत है। ये महंगे महंगे बिजली के मंसूबे ना लगाएं, सोलर के जरिए बिजली पैदा करें, कम पैसे में बिजली पैदा होगी, और फौरी तौर पे जो हमारे जो किसान है ना उसको ट्यूबवेल उसके चल जाएंगे सोलर जनरेटर के हाँ, जरिए, ताकि वो भी कि आपके पहिया तो चले, आपका सोर्स ऑफ इनकम तो शुरू हो। ये तो एक इतनी जल्दी काम शुरू हो सकता है जहां से पैसे आना शुरू हो सकते हैं। तो ये जब मैं और आप बात कर सकते हैं तो क्या उनको नहीं, जिनका काम है वो ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में कमोबेश 30-35 हजार मेगावाट बिजली की मतलब खपत है हमारी, और हम बिजली बना सकते हैं 5 लाख मेगावाट बिजली। ये पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी के जरिए जो एनर्जी रखी है, 5 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर मैं पूरे पाकिस्तान में सोलर का अगर जाल बिछा दें, गवर्नमेंट बिछा दे, तो इतनी बिजली पैदा हो जाएगी कि पूरा पाकिस्तान, अभी कराची रोशनियों का शहर है ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो रोशनियों का पाकिस्तान हो जाएगा। क्या बात है। और फिर उसके बाद जो है आप वो जो बिजली है वो पूरी एक्सपोर्ट करें। अब सारी इंडस्ट्री बंद कर दें, सिर्फ
बिजली एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास कर्जे भी उतर जाएंगे, आप खुद कफील हो जाएंगे। मतलब ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसी कई चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो हम कर सकते हैं, मगर करने वाले होने चाहिए। हम भी बैठ के बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कैसा हो, मगर ये करेगा कौन, ये सवाल, ये निशान है, ये करेगा कौन। ये तो फार्मूले हम बता रहे हैं ना, तो भाई ये तो कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते। आप सोलर पैनल दुनिया में इतने सस्ते हो गए, वो आप मंगाए मंगाए, उसके बाद ड्यूटियां खत्म करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, हर इंसान को कहें कि अपने घरों में भी लगाएं, और जो बंजर जमीन पड़ी है वहां पे भी सोलर पैनल लगाएं, वहां से बिजली पैदा करें, पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। 1 साल में खुद कफील हो जाएगा, कर्जा भी उतर जाएगा। मतलब जहां से पैसा आपका आ रहा है वहां से आप उनको आसानियां पैदा करें उनके लिए। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह से आपका प्रॉपर्टी का काम है, तो अभी प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है इस टाइम पे? मतलब लोग सेल परचेज पे कोई फ़र्क पड़ा है या उसी तरह चल रहा है, या ये फ़र्क तो कोई बहुत ही अरसे पहले ही पड़ चुका था? उस पे क्या कहना है? आप मुझे बताएं इस वक्त कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, आप मुझे बताएं, आप करेंगे इन्वेस्टमेंट? आपको पता है कि मैं अगर कोई डॉलर लेकर रख दूंगी उसके रेट बढ़ जाएंगे, जबकि वो गलत है, नहीं लेना चाहिए। नहीं आपको लेना। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने रियल एस्टेट में या कोई भी ऐसी तरक्की वाली जो काम है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मगर उस पे उस काम में आपकी सेफ्टी होगी तो आप पैसे लगाएंगे। ऐसे ही। तो सबसे पहले तो सेफ्टी फराम करें। जैसे मैंने कहा कि रीरा का कानून बन तो गया है, पूरे चारों सूबों के अंदर वो नाफिज होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो एक कम से कम एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये एक इदारा है, ये हमारा, अब इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे कानून बना हुआ है, तो कानून के तहत हम सारे काम करेंगे तो हमारे पैसे सेफ हैं। सेफ है, कोई पैसे मतलब हमारे कोई लूटेगा रिस्क नहीं नहीं, है। चीट नहीं करेगा। और फिर वो दूसरी बात ये कि जो पैसे या जब मुल्क के हालात खराब होते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे चली जाती है। अच्छा, प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे जाती है तो फिर वहां पे से सरमायाकारी बाहर निकल जाती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट किसी और शेप में आ जाती है। तो इनको चाहिए कि ये अपने मुल्क को सीधा कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अभी इतनी कोई मुल्क के हालात इतने ख़राब हुए नहीं है, अभी सीधे हो सकते हैं। तो इनको सीरियस होकर अगर ये सोचेंगे और अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करके अगर मुल्क के लिए सोचेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये मुल्क दोबारा बहुत अच्छी पोजीशन में आएगा। और ये कम से कम ये जो अपना कुरान शरीफ उठा के जो ओत लेके जो ये वादे करके आते हैं, कम से कम आप किसी से ना डरें, अल्लाह से डर के ये फैसला कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जाते जाते कोई मैसेज अगर हमारे देखने वालों को आप कोई पैगाम देना चाहें? देखें, पैगाम ये है कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें। मतलब बिल्कुल। बीइंग ए पाकिस्तानी में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, और हम पैदा भी यहीं हुए हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पर हैं। और ये हल नहीं है कि हम यूनिवर्सिटियों में जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ से मल्टीनेशनल कंपनी आपके अच्छा जो टैलेंट होता है, जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं, उनको वहीं से पिक करके 3 लाख 4 लाख रुपए की तनख्वाह पे ले लेते हैं, और फिर वहाँ पे पहले अपना सारा टैलेंट वहाँ लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उनको बाहर का पासपोर्ट देकर ले जाते हैं। तो मैं अपने उन लोगों को, उन जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको अपना अंदाज़ा नहीं है कि जो कंपनी आपको 3 लाख 4 लाख रुपए में अभी खरीद रही है, बेसिकली आप अपना अरबों का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहा है। क्योंकि आप पूरी जिंदगी में उनके पास जाकर जो पैसे कमाएंगे वो इतने कमाएंगे कि आप एक घर बना लेंगे। अगर ये टैलेंट आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें तो बिजनेस के जरिए आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, और आप खुद उस मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल की एक फैक्ट्री बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, और उसके आप सीईओ हो सकते हैं। मगर आप शॉर्ट टर्म मत सोचें कि मुझे 3 लाख मिल रहे हैं। आप वो छोड़ के अगर आपको 1 लाख भी मिल रहा है ना, अपने मुल्क के अंदर कोई भी अपना ऐसा बिजनेस करें छोटा बड़ा, आगे चल के आप देखिएगा कि आप भी उसी मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन में दैनिशा। अभी हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, शो कंटिन्यू करते हैं।
टकराएगा बार बार। फिर आगे पीछे के देखो, माइक थोड़ा ऊपर। हाँ ओके। आज अपने क्या होना चाहिए? पसीने बहुत आ रहे हैं मुझे इस वक्त ना। क्यों, गर्मी है क्या? गर्मी है, लाजमी होता है। सर गर्मी है, गर्मी क्या होती है? सर गर्मी क्या होती है? मुझे इतना टेंशन नहीं है कि मैं शो पे आने से पहले भी टांगों पर जाके बैठी हूँ। अच्छा भाई, कल आप और साजिद गए थे रात को, लेट खा रहे थे। क्या सिस्टम क्या रखा हुआ है? लोगों का एक काम। ठीक है, क्या खबरें आ रही हैं? चेकिंग चलेगा। ठंड नहीं होगी रात में। ठंडी। अच्छा, एक बार वो गए थे लोगों ने ना हाई टी रखी। हाई टी भी कोई बड़ी हाई लेवल की नहीं थी, वो सैंडविचेस और उस दिन मैं गई हुई थी। कह रहे आज तुम आई हो, आज देखो हाई टी है और वो भी इतनी कोई खासी सही नहीं है। मैं इनकी तो बाद में क्लास करूंगा। अच्छा ये दे दो पाक धरती पाकिस्तान से अपने इश्क की दास्तान बयान करता बलूचिस्तान का ये लोक फनकार ताज मोहम्मद ताजिल जब अपने बेंजों के सुर बखेरता है तो ये कोह दमन भी उसके साथ फूलों का देश, उनकी खुशबू, ये दोनों ने कोने कहाँ मुशायरा का था? तो फिर 1-1:30 बजे घर के लिए निकले होंगे आप लोग।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और आपको बताती चलूं कि हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। दूसरे सेगमेंट में आप हमारे साथ देखेंगे आज प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब को। और आपको बताती चलूं कि सबसे पहले तो ये है कि टॉपिक जो है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उससे पहले जो है मैं आपको जो है पैकेज इनका दिखाऊंगी, पैकेज देख के आएंगे, फिर प्रोफेसर साहब को जो है मैं वेलकम करूंगी। आइए देखते हैं पैकेज। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। अच्छा, आप अपने तिब्बी दौरे पे थे, तो इस मौसम में ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कराची के मौसम में आपको पता है कि और शहर के मौसम से कराची का मौसम थोड़ा सा बेहतर रहता है। ये वो ठंड होती है कि जो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जब आप बाकी शहरों में गए हैं तो वहाँ के मौसम के साथ पहले आप बताएं कि आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि कराची की जो ठंड है वो तो आपके लिबास से पता लग रहा है कि कराची में कितनी ठंड है, हाँ, या मेरे लिबास से अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल। बाकी ये है कि कराची में सुबह के दिन में गर्मी और रात में इसकी ठंडी हवाएं जो हैं ये लोगों को परेशान भी करती हैं, क्योंकि दिन में वो ठंडा पानी और या पंखा चल रहा होता है या एसी चल रहा होता है और रात में कंबल लेके सो रहे होते हैं। ये कराची का मौसम है। मतलब दिन को गर्मी, शाम को ठंड। जी हाँ, रात में शाम में ठंडी हवाएं चलती हैं। बाकी मैं लाहौर गया, लाहौर में मैंने लाहौर की अच्छी खासी ठंड है, इतनी शदीद ठंड नहीं है जितनी दिसंबर में होती है। अच्छा, इस बार वहाँ पे भी दिसंबर में जितनी ठंड होती है उतनी नहीं है। ठीक है। और बल्कि इस्लामाबाद और पेशावर या सियालकोट में जब गया तो मैंने महसूस किया, वहाँ के लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा जो है बारिश भी नहीं हुई और मौसम जो है इतना शदीद ठंडा नहीं है कि जिसमें मुंह से भाप निकल रही हो, दांत बज रहे हों, तो वैसी ठंड नहीं है। बाकी ये है कि मौसमी तगय्युरात में चेंजिंग आई है, तब्दीलियाँ आ रही हैं। जहाँ शदीद ठंड थी वहाँ कम हो रही है। ये एक काबिल गौर भी बात है कि ऐसे हालात, ऐसे मौसम क्यों चेंजिंग आ रहे हैं, बल्कि ग्लोबल चेंजिंग आ रही है यहाँ पर ना। बाकी फोक की वजह से, स्मोक की वजह से, कुछ
निज़ाम तनफ़ुस जिसे सांस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है, और उसकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है वो लाहौर में काफ़ी है, जिसकी वजह से जो है वो जो फेफड़ों के अमराज हैं और नज़ला वगैरह, ये खास बुखार खांसी ये ज़्यादा वहाँ पनप रही है। बाकी ये कि मैं लाहौर में मैंने मरीज़ जो देखे उसमें अक्सर मरीज़ जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और या बेऔलादी के मरीज़ जो है बहुत आए हैं। मतलब इस तरह के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आए हैं। हाँ। और वहाँ पर जो है इन लाहौर में ख़ास तौर पर मैंने जो मरीज़ देखे उसमें ऐसे नौजवान भी शामिल थे जिनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जी हाँ, बेऔलादी की वजूहात जो है वो बहुत सारी हमने देखी हैं। इसमें ग़िज़ा की कमी, इसमें जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं नाइटफॉल की, बच्चे इस बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं और दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियों की तरफ इनका रुझान कम है और जंक फूड की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। मतलब अपनी खुराक पे अगर आप ध्यान जिस तरह से देना चाहिए, एक हेल्दी फूड खाना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं है आवाम का। जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि इस मौसम में होना तो ये चाहिए कि जिस तरह बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, अखरोट, चिलगोज़ा, काजू, नारियल, इस तरह की चीज़ें, जी हाँ, और अंजीर वगैरह का इस्तेमाल जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इसको अगर दूध के साथ दूध में पकाएं, जौ का दलिए में बनाएं, उसमें 2-4 खजूरें डालें और इस तरह बादाम 5 दाना बादाम, पिस्ता 5 दाना, अखरोट 1 अदद और इस तरह काजू का इस्तेमाल भी 3-4 दाने काजू डालें। सुबह नाश्ता नाज़रीन इसी मौसम में बेहतरीन नाश्ता ये आपके लिए तवानाई का बाइस बनता है। अच्छा, तो मतलब ये वो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मैं सवाल करूँ, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ भी आ रहे हैं कि लोग ये भी समझते हैं कि ये ड्राई फ्रूट है, अब हम इसे अगर 5-5 दाने भी खाएंगे तो होगा कुछ ये कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, क्योंकि आजकल वेट बढ़ना जो है ना वो एक ऐसे लगता है कि जैसे आपने पता नहीं आपके साथ आपने इतना बड़ी कोई गलती कर दी है, गुनाह कर दी है कि आपको थोड़ा सा भी वेट बढ़े तो आप खुद ही बड़े परेशान हो, तो सामने वाला तो बाद में कहता है आप खुद इतने नफसियाती हो जाते हो। तो लोग इसी वजह से शायद हेल्दी फूड जो है उससे दूर भाग रहे हैं। उस पर क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि वेट कॉन्शियस होना जो है ये एक ठीक अच्छी बात है कि वजन ना बढ़े, मगर ये है कि इस वेट कॉन्शियस में आप अपनी असल सेहत गंवा देते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है इसमें जितना ऑयल होता है ये आपको हेल्दी, ये ऑयल वो जो है कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आपके दिल की मुख्तलिफ बनस्पति घी और दीगर चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्लॉटिंग आ जाती है और वो ख़त्म नहीं हो पाती आपके। ये इसके ड्राई फ्रूट से जो है वो क्लॉटिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है, दिल के इमराज में कमी आना शुरू हो जाती है और आप ये कॉन्शियस ना रहे कि मोटापा होगा, बल्कि ये मोटापे को कम करने का बाइस। मोटापे की वजूहात जो है वो आपको नोट करनी चाहिए कि रात को खाना खाकर सो जाना। मैंने देखा अक्सर लोगों को, मैं यही कहता हूँ, देर से खाना खाते हैं और फिर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और कहते हैं जनाब हम तो खाने के 1.5-2 घंटे बाद सोते हैं। भाई आप उसको कंज्यूम करें, खाना खाने के बाद चलें फिरें लाजमी, और उसमें अपना खाना खाने से कम 45 मिनट पहले पानी 1-1.5-2 गिलास पानी पी लें और खाने के दौरान कप पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, तो यूँ वेट जो है वो आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। एक्सरसाइज रखें ताकि आपके जिस्म की फाजिल चर्बी जो है वो घुले। बिल्कुल। अच्छा, देखने वालों से ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी टीवी स्क्रीन पे जो है हमारे फ़ोन नंबर जो है वो आ रहे हैं, लाइव शो के ये नंबर हैं, इस पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर हकीम साहब से कोई सवाल करना चाहें, किसी भी जैसे आपकी कोई भी अल्लाह न करे बीमारी है उसके हवाले से अगर कोई बात करना चाहें तो आप लाइव कॉल में शो में कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको दूसरे जो नंबर नज़र आ रहे हैं वो इनके पर्सनल मोबाइल नंबर है, जिस पे आप शो के बाद कॉल कर सकते हैं। अगर शो में शामिल होना है तो आप हमारे PTCL नंबर पे कॉल करेंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि जिस तरह के आपको पेशेंट वहाँ पे, अच्छा इस मौसम में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा, वो तो समझ आ गया ना कि आप ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इसके मरीज आपको मिले, पर मौसम की वजह से भी तो कुछ बीमारियाँ होती हैं ना, कि वो आपको क्या नज़र आए कि किस तरह के पेशेंट आए?
इस मौसम में जो पेशेंट ज़्यादा आए हैं वो हेपेटाइटिस, मैदे जिगर के अमराज के साथ साथ आंतों के मरीज ज़्यादा आए हैं, क्योंकि मौसम सरमा में आदमी पानी जो है वो कम पीता है। अच्छा। मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से, और सैलेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लोग। जबकि अच्छा, वो सलाद सर्दी आते ही कॉन्सेप्ट एक बन जाता है कि आप सैलेड से दूर हो जाए, वो गर्मियों हाँ, में आप सैलेड। बल्कि आप देखिए कि इस मौसम में गाजर, मूली और सैलेड, गोभी, बंद गोभी वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम जो है ये सर्दियों में अल्लाह ताला ने कुछ मौसमी फल दिए हैं, जिसमें अनार है, कीनू, माल्टे, मौसमी, ये जूसेस वाले फल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं मार्केट में। और उसकी वजह ये होती है कि डिहाइड्रेशन होती है, अक्सर विटामिन सी की कमी हो जाती है जिस्म में। और ये आपको लीमू, किन्नू, माल्टा, मौसमी, फ्रूटर, ये विटामिन सी का ख़जाना है जो आपकी स्किन को भी बेहतर रखता है, आपकी मैदे जिगर के फेल को भी बहुत मुनासिब रखता है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि कीनू के छिलके जो हैं वो अगर आप कीनू खाते हुए, खाने के दौरान में कीनू छीलते रहें और उसका स्प्रे करते रहें साथ साथ छिलकों का चेहरे पे। अच्छा, वो अक्सर हम लोग बचपन में ना आंखों में यूं करके करते थे। अच्छा, तो वो बचपन में होता था ना कि जब कोई बैठा हुआ बच्चा तो वो आंखों में यूं कर ले, तो ये फेस पे करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे स्किन आपकी बेहतर होना शुरू होती है, स्किन लिफ्ट होती है, स्किन को बाकायदा विटामिन सी मिलती है, स्किन जो है आपकी जहाँ झुर्रियाँ झाइयाँ वगैरह होती हैं उससे क्लियर होना शुरू हो जाती है। क्या बात है, मतलब आप किन्नू खा के, किन्नू साथ साथ खाते रहें और उसको स्प्रे उसके चेहरे पे करते रहें। और फिर कम से कम एक किन्नू को जो है ना एक फेस पर जो है एक किन्नू के छिलकों को स्प्रे करें, इससे बहुत अच्छे असरात होते हैं। उसके बाद जो है चेहरे पर आप, अच्छा बाज़ लोगों की स्किन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है, वो पहले चेहरे पर जैतून का तेल या नारियल का तेल थोड़ा सा लगा लें, क्योंकि बाज़ लोगों के चेहरे पर जो है वो इचिंग भी हो जाती है इससे। हाँ, तो वो ज़रा एहतियात करें। बाकी यह है कि मौसम के हवाले से आपके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। देखिए बादाम खाने का जो है वो एक सिलसिला है कि बादाम आप कैसे खाएं। बादाम कम से कम 5 से 7 दाने बादाम जो है वो रात को इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि बादाम, पिस्ते और काजू इस तरह की चीजें जो है सर्दी में, पर वो ये नहीं सोचते कि 5 और 7, फिर वो मुट्ठी भर भर के खाते कि मौसम ऐसा हजम हो जाएगा, ठीक है कोई मसला नहीं। तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए हर चीज़ की मकदार है, हर चीज़ अपने इतदाल में खाइए ताकि उसके फ़वाइद मिले, ना कि ये कि बादाम अगर आपने पाव भर आध पाव बादाम खा लिए तो वो आपको ताकत देने के बजाय आप मोशन लग जाएंगे, लोटे से दोस्ती हो जाएगी। हाँ, वो किसी ने पूछा इतने बादाम खाने से क्या हुआ है, मैं बोलूँगी बादाम खत्म हो गया और क्या हुआ है। मतलब आप वही अगर 5-5, 7-7 दाने खाएं तो मेरे हाल से आप बीमार भी नहीं होंगे। बादाम खाने का ये भी है कि चबाएं, च्युइंग करें, जैसे च्युइंगम चबाई जाती है ना, वो 7 दाने बादाम सुबह रात को भिगो दें, उसका छिलका सुबह उतार लें और वो सुबह निहार च्युइंग करें, खूब चबाएं, इतना चबाएं कि बिल्कुल वो बन जाए, पेस्ट बन जाए और उसे आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहें। तो ये बादाम जो है बहुत फ़ायदा देते हैं। पहले उसको कुंडी में बादाम और खशखाश, कासनी, काहू, खुरफा, मगज़ चहार, ये इसकी बाकायदा सरदई बनाई जाती थी। अच्छा। और सर्दियों में इसको गर्म दूध में मिक्स करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। नाज़रीन नोट कर लीजिए नुस्खा, सौंफ 1 चम्मच, खशखाश 1 चम्मच, बादाम 7 दाने और मगज़ चहार 1 चम्मच चाय का, और इलायची छोटी 3 अदद, काहू, खुरफा, कासनी ये भी 1-1 चम्मच। अच्छा, इसको आप एक बर्तन उसमें कुंडी में डालकर इसको अच्छी तरह ग्राइंड वो कर लीजिए, पेस्ट बनाइए, या इसको ग्राइंड कीजिए, खूब बारीक कर लीजिए, अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए और इसको बाकायदा फिर दूध में मिक्स कर लें, गरम गरम दूध में बॉयल भी कर सकते हैं, बॉयल करके गरम गरम दूध सुबह और शाम 2 टाइम बच्चों को पिलाइए। दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, नज़र बेहतर होगी, आसाबी क़ुव्वत बेदार होगी और इसी तरह आपकी जो क़ुव्वत बा है, सेक्शुअल पार, समझिए ना,
वो सलाहियतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ख़वातीन में और मर्दों में, बच्चों में ये यकसा मुफीद है और ये इस मौसम का बेहतरीन एक वो आपको मैंने ग़िज़ा बताई है। ऐसे ही आज के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सेब, किन्नू, माल्टा, मौसमी, अनार और मौसमी फलों पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। पानी की मकदार आपके जिस्म में बेहतर होनी चाहिए। इस मौसम में पाइल्स भी लोगों को हो जाता है क्योंकि पाए, सिरी पाए, निहारी, गोश्त मिर्च मसाले वाले मुर्गन ग़िज़ाएं और मछली वगैरह बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ठंड है तो बस आज सारे गर्म जो खाने हमने इसी मौसम में खाने हैं। मिजाज को एतदाल में रखें। तो यूँ जो है आपका जब मिजाज इतदाल में रहेगा, किसी वक्त गर्म ग़िज़ा खाइए और उसके बाद मुनासिब उसको बैलेंस करते रहें। सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि अनार बड़ा अच्छा मौसम अनार का आया हुआ, तो अनार बड़े अच्छे आपको मिल रहे हैं। अगर कोई चाहे वो मुझे औरतें देख रही हैं या मर्द देख रहे हैं, रोज़ का अगर एक गिलास अनार का जूस पीते हैं तो अनार का जूस हमारे किन चीज़ों के लिए बेहतर होता है, कौन सी चीज़ें हमारी अच्छी होती है? क्योंकि मौसम है अनार का, तो हमें आज थोड़ा सा अगर फलों पर भी बात करें तो वो भी बेहतर है कि ना कि हम डॉक्टर की दवाइयों में चलें। जब बीमार हो तो ज़रूर आप जाएं डॉक्टरों के पास, पर आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मौसम के फलों से किस तरह से आप वो कर सकते हैं अपने? बिल्कुल, अनार जो है वो तो आपका एक नेमत खुदावंदी है और जन्नत का फल कहा गया है क्या। और अनार के एक एक दाना दाना जो है वो आपको कहते हैं कि किसी दाने में भी आपकी वो सेहत और छुपी हुई है आपकी। अनार को बाकायदा तौर पर इसमें कैल्शियम भी है और ख़ास तौर पर आयरन बहुत ज़्यादा है। और ये बीज समेत भी चबाया जाता है और बीज समेत चबा के खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि बीज में खासूसियत ये है कि उसके अंदर ख़ास तौर पर जिंक और कैल्शियम की मकदार मौजूद होती है। अनार जिगर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या मरीज़ जो जिनमें आयरन की कमी है उनके लिए अनार बहुत लाजवाब है। अनार का छिलका जो है वो अगर मोशन लग जाते हैं तो छिलके को एक उबाल ले पानी में, उसका पानी पीजिए, फ़ौरन तौर पर मोशन बंद हो जाते हैं। यूँ जो है गाजर, चुकंदर, क्योंकि मौसम है गाजर का भी, ये इस मौसम का बेहतरीन वो एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम नेमत है कि ऐसे मौसम में हर फल जो वो आ रहा है वो उस मौसम की बीमारियों का इलाज है। और हमें मौसमी फलों का इस्तेमाल जो है वो मौसम के में जब फल जो है शुरू में आते हैं तो वो खट्टे होते हैं, जैसे किन्नू, माल्टे, मौसमी, लेकिन अब मौसम ऐसा है कि मीठे मौसमी आ रहे हैं। खाना खाने के बाद लाजमी तौर पर आप फलों का इस्तेमाल रखें, उससे ग़िज़ा हज़म होना शुरू हो जाती है और यूँ आपकी जिस्म की तवानाई जो है वो बरकरार हो जाती है। ठीक है, मतलब आपके अनार से ये चीजें भी बेहतर होंगी, स्किन भी अच्छी होगी। क्योंकि लोगों को ज्यादा होता है ना, लोगों का चार्म ही ज्यादा ये है कि आपका चेहरा अच्छा है, बिल्कुल। तो जब आप अंदर से हेल्दी होंगे तो आपके चेहरे पे भी आएगा। बलूचिस्तान से कोई हमें कॉल कर रहा है, उनको कॉल पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल कट गई, आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, हम लाइव हैं और जैसे कॉल आएगी मैं फ़ौरन कॉल ले लेती हूँ, इसीलिए जैसी कॉल आई मैंने फ़ौरन से कॉल ले ली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कॉलर ज़्यादा वेट नहीं करते और हम भी वेट नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये चीज़ कहने का मकसद ये है कि जब आप अंदर से हेल्दी होंगे तो आपके चेहरे पे वो चीज़ें तो नज़र आएंगी, आप अंदर से बीमार होंगे, वीकनेस होगी तो वो चेहरे पे चीज़ें नज़र आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जिन चीज़ों की कमी अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं, कैल्शियम, आयरन, जो भी चीज़ें, फिर उसके बाद आपके चेहरे पे आपकी वो ताजगी, खूबसूरती, वो सारी चीज़ें आपकी नज़र आएंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं कि जिस तरह से अब मैंने आपसे बात की कि आपने एक बड़ी अच्छी सी बात की कि लोगों की सेक्सुअल लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और नौजवान लोगों की, उसमें क्या औरतें, लड़कियां भी शामिल हैं या सिर्फ मर्द हजरात शामिल हैं? दोनों शामिल है, क्योंकि आप तो अभी केसेस देख के आए हैं, आप तो अभी गए थे और इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ख़वातीन, बच्चियां जो हैं और नौजवान जो हैं, इनका जो है एक तो ये कि कोई ख़ास तरबियत नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कुछ इनको मालूमात जो है बहुत कम है अपनी सेहत के हवाले से। अवेयरनेस जो है वो बच्चों को लाजमी होनी चाहिए कि उनको जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसमें जो कमी वजूहात हैं वो क्या हैं। ठीक, देखिए बात यह है कि नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको
अर्ज जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा है। और दूसरा आपका रोज़ाना का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग़िज़ा के तौर पर आप खा लेते हैं, गलत है। खटाई, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले, गोश्त का बेदरेग इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है, जिसकी वजह से नौजवानों को नाइट फॉल होता है, इख्तलाम या जरियान की शिकायत हो जाती है, जिसमें मादा तौलीद जो है वो पेशाब के ज़रिए खारिज होना शुरू हो जाता है। बच्चों को लेकोरिया की शिकायत हो जाती है, जिस्म बेडौल होना शुरू हो जाता है, चेहरे की पे रानाई तवानाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जोड़ों में पट्ठों में एक दर्द, कहते हैं जी उठते बैठते हमें चक्कर आ रहे हैं, और हमारे और जो नज़र कमज़ोर, बालों का गिरना शुरू होना, यूँ जो है खूबसूरती जो एक नौजवान के दौर में हुसन आता है, वो हुसन से वो महरूम होना शुरू हो जाते हैं। मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, और ये चीज़ें जो है आदमी को बहुत सारी अज़दवाजी मामलात में इंसान को उससे बड़ा दूर कर देती हैं। ये इसी तरीके से जो जिगर और मैदे के फेल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक, तेज़ाबियत, सीने की जलन, कब्ज़, ये कैफियत जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। सुबह के वक्त में आप सुबह उठते ही कम से कम 2-3 गिलास पानी पीजिए, पेट भर के पानी पीजिए। आजकल सर्द मौसम है तो गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो आपको आपके फेफड़े भी साफ़ करेगा, खांसी भी रफ़ा होगी, बलगम से आपको निजात मिलेगी, और कब्ज़ रफ़ा होना शुरू हो जाएगी। डिहाइड्रेशन जो है यानी पानी की कमी जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपके कुछ बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़ा जैसे मैंने पहले बताया, उसका इस्तेमाल तवाज़ुन के साथ करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसका बेदरीग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नौजवानों को ख़ास तौर पे नुकसान देता है। और इसी तरह मूंगफली का इस्तेमाल है। मूंगफली आप लोग इकट्ठी रख लेते हैं और सारी रात बैठे मूंगफली खा रहे हैं, उसका कोई मिकदार, हाँ, रात को आप टीवी भी देख रहे हैं, आप मूंगफली भी खा रहे हैं। फैसलाबाद से कॉल आ गया, फैसलाबाद में हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अमजद अली फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि खुश्की हो रही है हाथों पे और पाँव पे, खारिश भी होती है, सर्दी आई है ना, इस वजह से खुश्की हो रही है, इसका कोई इलाज बता दें। हाँ, जिस्म पे, सर पे, हाथ पाँव पे, जिस्म पे होती है, पूरे जिस्म पे, खारिश भी होती है, एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसका इलाज भी बता देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुश्की का इलाज ये है कि जिस वक्त आप नहाने जाएं तो उस वक्त खूब तेल लगा लीजिए, जिसम पे अच्छी तरह मसाज कीजिए। नहाने से पहले? नहाने से पहले सरसों का तेल हो, नारियल हो, या कोई भी तेल हो, तिल्ली का तेल हो, तो उसको अच्छी तरह मसाज कर लीजिए नहाने से पहले। उसके बाद जब नहाएं तो नहाने के बाद फिर थोड़ा सा तेल लगाकर गर्म पानी जिस्म पे डाल लें, क्योंकि सर्दी के मौसम में खुश्की हो जाती है, और इसकी वजूहात जो है वो आपका ग़िज़ाएँ हैं, उसमें भी आप इत्तदाल लाइए। जैसे जो मैं ग़िज़ा बता रहा हूँ वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, इस मौसम में दिल चाहता है कि सिरी पाए खाएँ। इस मौसम में आपको गोश्त का, मछली और दीगर चीज़ें, बारबेक्यू वगैरह खाने को बहुत दिल करता है। लोग उसके साथ जो है अगर आप सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो ये भी स्किन की खुश्की में कमी लाती है और आपकी ग़िज़ा को हज़म करती है। और अगर देखिए बात यह कि इस जल्द खुश्क हो जाने से खारिश भी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि खारिश हो रही है, जल्द खुश्क हो गई तो खारिश हो रही है। तो ये अमल रखिए आप, इंशाल्लाह तेल लगाकर आप जो है। हाँ, दूसरी बात यह कि हमारे नाज़रीन एक चीज़ है मस्कुलाइन, एक हमारा लोशन है, मेल्स के लिए है मस्कुलाइन और फीमेल के लिए फेमिनाइन है। अच्छा, हाँ, ये जो है नहाने के बाद इससे पूरे जिस्म पे मलें, और मलने के बाद तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट जो है उसके बाद जो है जिस्म पर खुला पानी डाल लें। ये जल्द की तमाम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है, ठीक है, और आपकी इचिंग ख़त्म हो जाती है। फिर ख़ास तौर पर फीमेल जो है जो उसमें वजाइना में उसका लगाएं, ताकि जिन ख़वातीन को लेकोरिया की शिकायत है और बैक्टीरियाज खास तौर पे ये ख़त्म करती है। हाँ, ठीक है, सफाई के लिए बेहतर है। तो गुजरांवाला से कॉल है, वो भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात वालेकुम करें। सलाम। जी 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 आ रही है। बोले। जी मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ जी, गुजरावाला से। जी 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 बच्चे की उम्र है 1 साल 4 माह। मट्टी जी। खाता है, छोड़ता नहीं। बहुत से कैल्शियम के सिरप दिए लेकिन आराम नहीं आ रहा। क्या खाता है? मट्टी? मट्टी खाता है, बहुत सारे सिरप भी दिए, मट्टी सब कुछ खाता है, दिए। रेत खाता है, बजरी खाता है, जो मिलता है खा लेता है। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा, ये बच्चे ठीक है, मैं आपने- समझ गया। बच्चों को Thank असल में you। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। बाज़ मुश्किल औक़ात होता है, वो बच्चे सारी चीजें कोयले खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, जो मिल गया। समझिए ना। अच्छा, एक तो ये कि बच्चों ये होता था कि जहाँ बच्चों की आदत छुड़ाने के लिए जिस जगह पे ये मिट्टी बच्चे खा रहे होते हैं वहाँ थोड़ी सी मिर्चें छिड़क दीजिए, काली मिर्च छिड़क दें, लाल मिर्च छिड़क दें। हाँ, तो हाँ, जो वो जो है ना बच्चे उसको घबरा जाएगा, डर बिल्कुल जाएगा कि अवॉइड भाई ये करना तो, शुरू कर हाँ। देगा इन चीज़ों के खाने से। ये तो है बच्चों को उस गलत आदत से छुटकारा दिलाने के टोटका लिए। है, हाँ, फिर हाँ। दूसरी बात है कि बच्चों कोशिश ऐसा कीजिए कि बच्चे ऐसी जगह पे ना जाएं ना जहाँ पे मिट्टी या उनको हो। लेकिन चूंकि खुले घर हैं, अब बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये 1-2 दफ़ा ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है वो मिट्टी खाने से बाज आ जाएगा। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप कर जी। लें। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से फौरन वापस आएंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गर्म करने की जरूरत तो नहीं है, बस डन है, मेरे पास तो रखी हुई। विंडो लगाई हुई है इसने। अच्छा, नहीं अभी वो चेक कर रहा है चीजें। अच्छा, आप क्या कहे थे, क्या करें? मेरा फ्रेम देखो। अच्छा, मेरी प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रही। देख रहे हैं मैं, अब जब आप तब भी बोल रहे थे मैं कैमरा देख रही थी, आ रही थी आपकी। डन है, दोनों दोनों ओके, दोनों ओके। अच्छा यार वो आज थोड़ा सोफा डिस्टर्ब करे क्योंकि मेरा वो कुशन नहीं, ये कुशन बड़ा सख्त है। मैं आज जो फंसी हुई हूँ ना, क्योंकि देखे आप देखे कंफर्टेबल अपनी सीट पे नहीं होंगे ना तो आप सही तरीके से काम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये चीज, हाँ ये चीज है। हाँ जी,
अशरफ भाई देखें, थोड़ा सा हेडरूम कम करें अशरफ भाई। हाँ, अच्छा मुझसे ना किसी ने एक चीज़ पूछी थी, तो मैं बड़े को डॉक्टर हकीम आते हैं यार, एक चीज़ पूछ के बताना। मैंने कहा यार अभी ये चीज़ मैं कैसे पूछूँ, कैमरा माइक लगा है, मैं आपसे पूछती हूँ शो के बाद। हाँ 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 सही करते, वो वही पूछ रहे थे कि मेरी दवाइयाँ चल रही, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं देख रही हूँ। हाँ बस चल रही, ठीक है वो कोई मसला नहीं। हाँ चला, ठीक है, ओके 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 ओके। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा मैं आपकी जानिब जाती हूँ। अब लोगों को ज़्यादा वो मौसम का भी हो रहा है ना कि मौसम जो है वो इतना ड्राई है, फिर उसके साथ साथ जब आप ड्राई मौसम तो है उसकी वजह से तो स्किन ड्राई हो रही है, पर जो हमारी खुराक है, जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम डाइट ले रहे हैं, उस पर हम थोड़ा सा तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी वजह से स्किन पे और ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हो रहे हैं, तो उस पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं जी। यानी बहुत मौसम को एंजॉय करने के लिए आपको अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना है। और जैसे मैंने अपनी बताया इस दौरान में जो जो ग़िज़ाएँ बताई हैं, इससे आपकी जिल्द शाइन होना शुरू हो जाएगी और आपके अंदर तवानाई और मौसम के हवाले से आपकी जो जिस्म में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, खांसी, नज़ला, बुखार, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बवासीर और फिर दमे की कैफियत है, सांस के आर्जे पैदा होते हैं, फेफड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिगर के मामलात जो है वो भी इस मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा उभरते हैं। और ये सिर्फ सारी चीज़ें आपकी बेतदालियाँ, ग़िज़ा की जो है गलत इस्तेमाल और उसको तवाज़ुन ना रखने की ये सज़ाएँ होती हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम मसाइल जो हैं वो आपको आपकी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। आप अपने बाद जिस्म में पानी की मकदार बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पॉजिटिव सोच रखें और लोगों के काम आए, लोगों से दुआएं लें, खिदमत करें, तो इससे बड़ा तवानाई मिलती है। मैं जो अपने दौरे में गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे गरीब भी आए, मरीज़, अमीर उमरा भी आए, समझे। तो वो ये है कि गरीबों को मैं उनके हिसाब से उनको बाकायदा डिस्काउंट भी देता रहा, उनको मुफ्त अद्वियात भी दी। बाज़ ऐसे गरीब थे और बाज़ ऐसे अमीर भी आए कि उनको उनकी अद्वियात को से हमने गरीबों का ख़र्चा निकाला। तो पुराने ज़माने में जो हुक्मा हुआ करते थे वो यही काम करते थे कि उमरा से जो है वो ठीक ठाक उनका अखराजात लेते थे, दवाओं के जो दरमियाने तबके के लोग होते थे उनसे मुनासिब कीमत है, गरीबों से बाकायदा रियायत, डिस्काउंट या मुफ्त अद्विया दिया करते थे। तो मेरा तरीक़ाकार भी यही होता है। अच्छी बात है, मतलब सबके लिए आप काम कर रहे हैं कि चलें कोई भी ऐसा ना हो कि जिसका इलाज ना हो सके। जी हाँ, मैं आजकल तो हूँ कराची में ग्लैमर मॉल लासानिया रेस्टोरेंट के पास, अस्करी हर्बल तिब्बे नबवी क्लिनिक है मेरा। तो वहाँ पर मेरा सुबह 11 से 2 और शाम 4 से 9 बजे तक मेरा विज़िट होता है। और मुआयने के दिन मेरे जो है वो इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये 4 दिन हैं मेरे नए मरीजों का मुआयना करते हैं। बाकी 2 दिनों में जो हमारे रिपीट होते हैं पेशेंट्स, उनको चेकअप होता है। इसी तरीके से थेरेपी होती है। अच्छा, ये थेरेपीज़ में मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं, जॉइंट थेरेपी है, शुगर थेरेपी है, स्किन थेरेपी है, स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल की जो मोहरों और का प्रॉब्लम होता है, मोहरों की एडजस्टमेंट होती है वहाँ पर। ये मशीन जो है बाकायदा खुद स्कैन करके उन मोहरों की अलाइनमेंट करती है, जिससे जो है जोड़ों का दर्द भी और प्रॉब्लम जो आपको पता है कि
स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द जो है वो काफ़ी लोगों के लिए तकलीफ दे होता है इस मौसम में, वो मिनटों में रफ़ा होना शुरू हो जाता है। बल्कि 1 या 2-3 थेरेपी से बहुत पुराना क्रॉनिक जो है पेन जो है, मोरों के मसाइल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देखिए मोरों के मसाइल से आपकी बॉडी की ये पूरा आपका एक पिलर है पूरी बॉडी का, इस पे पूरा जिस्म इंसान का कायम है। अगर इसमें से कोई मोहरा भी डिस्टर्ब हो जाता है तो वहाँ से आदमी की मुख्तलिफ मतलब जोड़ों का दर्द के साथ साथ आपकी दोनों टांगों की प्रॉब्लम भी जो है पैदा होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि जी हमारा निचला धड़ जो है वो कमज़ोर हो गया है, काम नहीं कर रहा, या शटीका का प्रॉब्लम आ जाता है जिसको अर्कुनिसा लंगड़ी का दर्द कहते हैं। तो वो ये इन चीज़ों से आदमी रिकवर अपना जैसे जैसे उसकी मोरे सेट होना शुरू होते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम से उसको निजात मिलना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि अभी आपने एक सवाल किया था कि इन मामलात को किस तरीके से हम नबर आजमा हो सकते हैं आजकल के इस मौसम के में पैदा होने वाले इमराज से। तो नाज़रीन बात यह है कि आप इंसान से बेहतरीन लेबॉर्ट्री कोई नहीं, आप खुद अपने हम इसको अगर एक कॉलर हमारे साथ हैं उनको ले लेते फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? साहिबा कैसी है, खैरियत से आप ठीक है? जी जी। हाँ, मैं हकीम साहब से ये सवाल करना चाह रहा था, खालिद बात कर रहा हूँ कि जो आज के मौसम है उस वजह डाई का तो मैंने हर इंसान दूसरे बंदे को हो रहा है, एक डाई का शिकार, नजला, जुकाम और थोड़ा बहुत इंसान काम कर रहा है सुस्ती महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि जिससे ये एहतियाती तदाबीर हो जाए कि प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए और हेल्थ भी मुकम्मल यानी सेहत के साथ बरकरार रहे। यानी बिल्कुल किसी काम करने का दिल नहीं चाह रही, तो ये 12-13 दिन हो गए और अभी कल परसों मौसम खुश्क हुआ तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। डाय यानी चेहरा बिल्कुल सूज रहा है, जैसे परेशानी हो रही है। तो ये तरह बताएं हकीम साहब, क्योंकि माशाल्लाह ये इतने पुराने सीनियर हैं और K21 में ये आते हैं और लोग इनका प्रोग्राम भी देखते हैं कि हमारी खुशनसीबी है कि घर बैठे हमारे को मालूमात भी मिल जाती है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं अभी यही इसी मौसम के हवाले से ही वैसे एक बात बताऊं, कराची की आवाम तो वैसे भी अच्छा मौसम आए वो सुस्ती के शिकार हो जाते हैं। कराची की आवाम थोड़ा सा मौसम को एंजॉय भी करती है ना, मतलब वो हर मौसम को उस तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। असल में बात ये है ना, ये कुछ सर्द मौसम होते हैं, इससे सुस्ती वगैरह जो है होती है, हो जाती है कि आपको ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुकून मिल रहा होता है ना। तो इसको एंजॉय करने का तरीकाकार तो यही है कि अपने अंदर चुस्ती तवानाई जो है वो पैदा करने के लिए जो मैंने ग़िज़ाएं बताई हैं, इन ग़िज़ाओं पर ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिएगा। और फिर देखिएगा अंडा जो है वो देसी अंडा अगर हो और उसको आप नाश्ते में इस्तेमाल करें, देसी अंडे को जैतून के तेल में डालिए, उसको फ्राई कीजिए या हाफ फ्राई करके खाएं, तो जैतून का तेल जो है वो अंडे को और उसमें तवानाई पैदा कर देता है। और इसी तरीके से तिल है, तिल वो जो वाइट तिल होते हैं, सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल जो है वो आपको सफ़ेद तिलों को 1 चम्मच सफ़ेद तिल लीजिए, 1 चम्मच मगज़े चहार लीजिए, 1 चम्मच खसखस लीजिए और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। जिन लोगों को ज़हनी तौर पर एक बड़ा टेंशन रहती है, उससे टेंशन से निजात हासिल करने के लिए इसको अच्छी तरह यानी इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा कीजिए, सुबह नहार के। ये तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच मगज़े चहार और 1 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल लीजिए। इसको अच्छी तरह मैश कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके इसमें दूध डालिए, गर्म दूध में सुबह और शाम 2 टाइम आप कीजिए। इससे ये होगा कि सुकून मिलेगा, टेंशन रिलीज होगी, आपको नींद प्रॉपर तरीके से आएगी, आपके अंदर तवानाई भी पैदा होगी। जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत है उनके लिए तो ये एक नेमत है जो मैंने नुस्खा बताया। ठीक है जी, बहुत अगर इसमें सौंफ भी शामिल कर लेते हैं तो और बेहतरीन चीज हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लड़काना से कॉल आई है लड़काना से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं लाड़काना से कुर्बान बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी, क्या कहेंगे? कुर्बान अली जी, कुर्बान क्या कहेंगे?
अच्छा मेरे वाइफ का जो है ना गैप है इसमें लंबर स्पाइनल में, वो उठ नहीं सकता मैडम बिल्कुल। क्या कह रहे? पूरा लेफ्ट साइड पूरा मतलब वो है पैरालाइज हो गया, पैरालाइज है, उठ नहीं सकता। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उम्र 34। अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है? ब्लड प्रेशर कभी कभार होता है लेकिन डेली नहीं मेरे सर, इसलिए कि ब्लड प्रेशर गोलियां यूज करते हैं। अच्छा, मेडिसिन यूज करते हैं हाँ। ब्लड प्रेशर के लिए। और कोई सवाल करना? ठीक है, सही है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप देखें अभी आपको बताते हैं जी, जी, वॉल्यूम जो है कम था, वॉल्यूम कम था, थोड़ी सी आवाज हल्की आ रही थी। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, इनके लिए ये है कि एक तो ये कि पैरालाइज पेशेंट है, नियर अबाउट 34 एज है इनकी, तो जवान आदमी है, तो इनको तो वाइफ है इनकी, हाँ जवान वाइफ है, ये कि क्योंकि आवाज़ कम आ रही थी, बहुत कम आ रही थी इसलिए, तो इनके लिए तो ये है कि एक ये पैरालाइज के हवाले से मुझसे कोर्स मंगवा ले, जो इनको बजरिया कोरियर भी भेज सकते हैं। ये मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इस फ़ोन पर अपना नाज़रीन अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजें, यानी जितने भी जो लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं, तो इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ़ोन मुसलसल बज रहा है। हाँ, मुसलसल मैं भी यही अच्छा, मैं सबकी कॉल्स एकदम अटेंड नहीं कर पाता। जो भी अपना इलाज करवाना चाहेंगे, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और उस पर तफसीली वॉइस मैसेज भेजें कि आपका नाम, मरीज़ का नाम, मरीज़ की उम्र क्या है, किस शहर से बात कर रहे हैं, कब से ये मसला आपका चल रहा है और इस वक्त करंट कंडीशन क्या है, और करंट रिपोर्ट्स मुझे भेज दिया करें, और उसके बाद फ़ोन करके भी बता दें कि जी हमारी रिपोर्ट्स देख ले, तो मैं आपकी रिपोर्ट्स भी देख लूँगा। तो इसी तरीके से साहब अपनी वाइफ की रिपोर्ट्स भी भेज दें। यहाँ से हम पूरे पाकिस्तान में हमारी अद्वियात जो है बजरिया कोरियर जाती हैं, और फिर उनका इलाज जो है ऑनलाइन हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक यही है कि इस मोबाइल से आप पॉजिटिवली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। जो जितनी अद्वियात की ये मेरी स्क्रीन पर देखेंगे जो चल रही हैं, ये अद्वियात हम मार्केटिंग नहीं करते। किसी भी मेडिकल स्टोर से या दवाखाने से हमारी अद्वियात नहीं मुयस्सर होंगी। कुछ लोगों ने हमारे नाम पर अद्वियात निकालनी शुरू की हैं और वो जालसाजी के ज़िम्मे में आ रही हैं। मैं इसीलिए मार्केटिंग अद्वियात नहीं करता कि जैसे ही आपकी मार्केट में अद्वियात आती हैं तो 2 नंबर चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। हम ऑनलाइन सर देते हैं और ताज़ा फ्रेश अद्वियात बना जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ताकि उसका फीडबैक भी हमें डायरेक्ट मिलता रहे। ठीक है जी, लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मोहम्मद शाहिद बात कर रहा हूँ बिन कासिम से। जी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बात करें जी, क्या कहना चाहेंगे? बात ये करना है कि अस्करी साहब जो हैं ये बहुत पुराने हाकिम साहब हैं, इनको प्रोफेसर है, तो इसे मालूम ये करना है कि पैर में दर्द भी होता है, चलने में सूजन है जी, और फिर ठीक हो जाता है, फिर चलता हूँ, आधे रास्ते में फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में इनसे डिस्कस करनी थी कि इससे कोई इलाज बताया मुझे। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? बात करना जानते हैं मुझे वो। अच्छा, आपकी एज क्या है, एज बताएं। एज जी 50। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप कॉल करें, हमारे पास टाइम की कमी होती है, अगर आप जानते भी हैं या आप क्लिनिक पे आते भी हैं तो वो इंट्रोडक्शन आप यहाँ इसलिए नहीं करवाएं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है पहचानने का, हमारे पास टाइम कम होता है ना, हमने ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले ली। कॉल भी आखिरी है जी, तो, जी क्या कहना चाहिए? इनसे ये कहूँगा कि ये अपनी मुझसे बराह रास्त फोन पर अपनी पुरानी जो है ताल्लुकात की बिना पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मेरे मतलब भी तशवील आ सकते हैं तो तशवील आइए। मैं आपका, क्योंकि पैरों पे वर्म की वजूहात कई हो सकती हैं, जिगर का प्रॉब्लम भी है, किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और भी कई वजूहात हो सकती हैं, तो मुकम्मल तरीके से मैं इंशाल्लाह आपको ट्रीटमेंट दूंगा। और ये कि अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे वो अपने अद्वियात के हवाले से मैं कर रहा था, तो वो ये है कि ये तमाम अद्वियात जितनी भी हमारी हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होती हैं। ये दौर जदीद की तकाज़ों के मुताबिक कदीम नुस्खों को हमने जो हमारे अबू अजदाद की तजर्बात से गुजरी हैं, हज़ारों
लाखों करोड़ों मरीजों पर अप्लाई हो चुकी हैं इन 11 नस्लों में, उनको हमने दौरे तजदीद के तकाज़ों के मुताबिक जो है साइंटिफिक अंदाज में ढाला है। ये जो बड़ी रैपिडली इफ़ेक्ट होता है। मैं कहता हूँ कि जहाँ से एलोपैथिक का एंड होता है वहाँ से हमारा तिब्ब नबी का, हर्बल साइंसेस का आगाज़ होता है। बहुत सारे मसाइल में एलोपैथिक, चूँकि मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर भी रहा हूँ और मैंने एमडी किया है, और एमडी के साथ साथ मैंने एक्यूपंक्चर और होम्योपैथी भी क्वालिफाई किया है, और फॉरेन डिग्रीज मेरे पास मौजूद है। मैंने ये देखा है कि तिब्ब नबवी एक मुकम्मल, मुस्तनद और पायदार तरीका इलाज है। तमाम तरीका है इलाज पर जो है फोकियत इसको है। तो कोशिश कीजिए कि नाज़रीन कि आप जहाँ भी कोई डॉक्टर अगर आपको ये कहता है कि इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप उससे पहले, ऑपरेशन से पहले मुझसे रब्ता कीजिए। हार्ट प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, या आपके थायराइड्स प्रॉब्लम है, और या आपके इनफर्टिलिटी, ये बे औलादी के मसाइल हैं, तो ऐसे मसाइल जो हैं ये तिब्ब नबवी में इसके खातिर ख्वाह इसके नताइज आपको बराबर होते हैं। तो ये क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपको हमारे शो की टाइमिंग भी खत्म हो रही है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि कायनात फितरत ने अपने निज़ाम को मुरतब करने के लिए इंसानों के लिए जो चीज़ें दुनिया में भेजी हैं उनको पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल कीजिए, और अल्लाह, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत कीजिए और इसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन सोच पैदा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मौसम को एंजॉय करें, पर सेफ्टी के साथ बाहर जब भी जाएं जैकेट्स पहन के जाएं। गरम ठंडा जो भी फूड आप लेते हो जिसकी तासीर, वो कहते हैं ना हम लोगों में कि ठंडी तासीर ना हो या गर्म तासीर ना हो, उन चीज़ों को भी ज़रा देख के ध्यान से लें ताकि आप मौसम अच्छी तरह गुजार सकें, बीमारी की तरफ ना जाएं। और अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।